Okay, so let's start with the topic differentiability. A very easy, मतलब as compared to limits and continuity, तीनों के ऑर्डर में जैसे लिमिट्स में सबसे ज्यादा मुश्किलें थी, कंटिन्यूटी में मुश्किलें कम हुई, डिफरेंशिएबिलिटी में और मुश्किलें कम है। इफ आई टॉक अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन अगर आपको लिमिट्स पता है, आपको कंटिन्यूटी भी अगर आइडिया है, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, 30 से 40 मिनट मैक्सिमम लगता है इसके एक्सप्लेनेशन में, प्रोवाइडेड यू नो द अपना लिमिट्स वगैरह। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। नाम देखो चैप्टर का है डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? तो यहां पे दो चीजें कहीं ना कहीं वर्ड अगर देखोगे तो एक डिफरेंशिएशन वर्ड कहीं ना कहीं है, डिफरेंशिया, और दूसरा है एबिलिटी, राइट? तो एक तरीके से आई कैन से दैट डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड। कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं, वो हम डिफरेंशिएबिलिटी से चेक करते हैं, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। ठीक है, जैसे आप लोग टेस्ट में चीटिंग कर सकते हो कि नहीं, एबिलिटी टू चीट, वो टेस्ट लेकर पता चलता है। वैसे ही कोई फंक्शन डिफरेंशिएट होता है या नहीं, वो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में सीखेंगे। नाउ थोड़ा सा अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th का अगर आप बुक उठाओगे एनसीईआरटी का, तो देयर अ चैप्टर कॉल्ड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। वहां पे एक चैप्टर होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी में कह सकते हो कि 80% तो इनडायरेक्टली वही है, मतलब या 80% छोड़ो, चलो 50-50 मान लो, तो 50% डेरिवेटिव्स है और 50% डिफरेंशिएबिलिटी है। डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट को यूज करके ही डिफरेंशिएबिलिटी में डाला गया है। ठीक है, अच्छा, क्लास 11 की स्टार्टिंग में फिजिक्स में जब बेसिक मैथ्स की क्लास होती है, जहां पे आपको बताया जाता है डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है, डेरिवेटिव के बारे में बताया जाता है, तो वहां पे आपको बेसिकली फंक्शंस वगैरह का डिफरेंशिएशन, मेनली अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन तो आपको पता रहता है, और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस का भी आपको वो सब पता रहता है, राइट? तो जैसे अगर हम फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बात करें, तो आपको बताया जाता है व्हाट इज डेरिवेटिव। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी y with respect to another quantity x is called the derivative, और अब ये वर्ड आपने वहां पे नहीं देखा होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जब भी आप किसी फंक्शन को एक y फंक्शन को मान लो आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो जो dy by dx होता है, उसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नाउ अभी ये डेफिनेशन मैंने अलजेब्रिक डेफिनेशन को लिखा हुआ है फिलहाल। लेट fx बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब हो गया कि उसका डोमेन भी रियल और उसका रेंज भी रियल। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन डिफाइंड है a से b में, तो ये a से b उसका फंक्शन का डोमेन हो गया, और आप उस डोमेन के अंदर का कोई एक पॉइंट उठा रहे हो। ठीक है, डोमेन के अंदर का एक पॉइंट उठा रहे हो, मान लीजिए c, then fx is said to be differentiable or derivable at x is equal to c। आपने कोई भी एक फंक्शन को उसके डोमेन के अंदर का किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो आपको इफ एंड ओनली इफ, ये जो IFF लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचिंग c fx minus fc upon x minus c exists finitely। मतलब ये अलजेब्रिकली क्या होता है ये हम थोड़ा देर में समझ जाएंगे। एज ऑफ नाउ बिकॉज वी स्टार्टेड विद द टॉपिक, तो उसका डेफिनेशन है कि कोई भी सर फंक्शन को, यस रोशन, सर जैसे fx को मतलब x इक्वल टू c पे डिफरेंशिएबल मतलब कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है? वो कंटिन्यूटी का मतलब पता चलता है कि उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है, और वो वही डिफरेंशिएबल तो मतलब क्या? वो तो वो वही पता चले एक तरीके से। जैसे हम जो आप जानना चाहते हो कहीं ना कहीं ग्राफिकली हम अगर बात करें, ज्योमेट्रिकली, तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने का मतलब होता था कि कहीं पे ब्रेक नहीं है ना, मतलब उस पॉइंट पे ब्रेक नहीं है बेसिकली। जैसे मान लो कि अगर हमने ऐसे ऐसे अगर ग्राफ को ड्रॉ किया, और अगर आप इस पॉइंट पे चेक करना चाहते थे, तो हमें इस ग्राफ को जब हम क्रॉस कर रहे थे, राइट से लेफ्ट हो गया या लेफ्ट से राइट हो गया, तो हमको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमें पता चल जाता है कि द ग्राफ इज कंटिन्यूअस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट।
सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे चेक करने का मतलब क्या होता है वो हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। मैं इनफैक्ट ये डेफिनेशन की बात मैं पहले ग्राफिकल ही समझाऊंगा, पहले ग्राफिकल तरीका ही समझाऊंगा, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का मतलब क्या होता है, एक लिमिट कैलकुलेट करना है। किस एक्सप्रेशन का लिमिट कैलकुलेट करना है, तो fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। व्हाट इज fc, तो जो फंक्शन दिया हुआ है जिसका आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, उस फंक्शन में वेरिएबल की जगह हमने पॉइंट c पुट कर दिया। एंड दिस हैज टू एग्जिस्ट फाइनाइटली। फाइनाइटली का मतलब क्या हुआ, लिमिट की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आनी चाहिए, इनफाइनाइट वगैरह ये सब इनडिटरमिनेट नहीं हो सकता। और वही जो आपका दिस लिमिट, इंपॉर्टेंट पार्ट, यही जो लिमिट की वैल्यू निकल कर आती है इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एट x is equal to c, and it is denoted by f dash x और d dx of fx at x is equal to c। तो जैसे कि आप लोग मान लो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है 2x होता है। तो अगर आप x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना चाहते थे 5 पे, ठीक है, x is equal to 5 पे, तो आप पहले उसको डिफरेंशिएट करते हो। अगर यहाँ पे एक बार लिखूं मैं, तो लेट्स से इफ द फंक्शन इज f of x square is equal to x square, आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको dy by dx निकालना है at x is equal to 5। तो what do, you actually first differentiate this। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो, तो f dash x is equal to 2x हो जाता है, और फिर आप x की वैल्यू को पुट करते हो, राइट। तो जब आप x की वैल्यू को पुट करते हो तो f dash 5 की वैल्यू हो जाती है 2 into 5 10, ठीक है, 2 into 5 10। नाउ ये ही सेम चीज आपको इस एक्सप्रेशन से भी मिल जाएगा। कैसे कैलकुलेट वगैरह करेंगे, एक तरीके से आप समझ ही सकते हो कि वी आर कैलकुलेटिंग अ लिमिट, तो बस वो वैल्यूज पुट करो एंड देन यू कैन गेट द आंसर। सो बिफोर दैट थोड़ा सा अब इसको हम ग्राफिकली पहले समझते हैं, क्योंकि जैसे हमने लिमिट्स का स्टार्टिंग कहीं ना कहीं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से किया था, उसके बाद हम अलजेब्रिक पे गए थे, कंटिन्यूटी पे पहले ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने समझा था, फिर हम अलजेब्रिक पे गए थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम पहले कोशिश करेंगे ग्राफिकली समझने का, और फिर उसको अलजेब्रिकली बहुत आसान हो जाता है चीजें, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो यार, मैंने एक ग्राफ रखा है। किसका ग्राफ है ये, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, राइट। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, ये तो शेप देख के पता चल रहा होगा आपको, y is equal to x square का ग्राफ है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से, क्या आपने y is equal to x square का डिफरेंशिएशन सीखा हुआ था फिजिक्स में, बताइए। y is equal to x square का डिफरेंशिएशन सीखा था फिजिक्स में, सीखा था मतलब इसका डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना जानते थे कि नहीं। मेरा सवाल जो है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना जानते थे या नहीं, राइट, जानते थे, राइट। 2x होता था, ग्रेट। अभी जैसे मैंने उधर भी बात की, तो आपको इसका फिलहाल अगर देखा जाए तो आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव पता है कि अगर हम dy by dx करते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगा 2x, है ना, हमको वैल्यू मिलेगा 2x। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अगर हम इस ग्राफ की शेप को देखें, तो ग्राफ का शेप था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और आपको फिजिक्स में ऑलरेडी पता था कि हाँ यार, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो होता है 2x होता है। तो फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि यस, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, या फिर इस ग्राफ, ये ग्राफ डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पे फिलहाल, राइट। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे और खुद थोड़ा सा सोचेंगे कि हाँ यार, ये why did this happen, why did this happen। जैसे अगला है ट्रिगोनोमेट्रिक। नहीं निखिल, मैं कह रहा हूं कि ये जो फंक्शन है अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फिजिक्स में कैलकुलेट किए हुए हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हुए हो, ठीक है, वो होता है 2x। इतना तो है ना, आई थिंक फिजिक्स का पूरा मैकेनिक्स वगैरह में तो डेरिवेटिव ही करते रह गए होगे आप लोग। तो आपने वहां पे डिफरेंशिएट किया हुआ है, वहां पे डिफरेंशिएट किया है तो वैल्यू निकल कर आया है 2x, राइट। तो फिलहाल के लिए हम इतना कह सकते हैं ना कि यस, दिस इज डिफरेंशिएबल। अगर आप उसको आपने वहां पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं। तो फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए इज दिस डिफरेंशिएबल, क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, बिकॉज आपने फिजिक्स में इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हुआ है,
ठीक है। नेक्स्ट अगला फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उठाया मैंने sin x का। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको वायलेट लाइन से, ये sin x का अपना ग्राफ हो गया। ये जो पीक पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट होगा अपना 1 का, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक तरीके से -1 का। ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस, सॉरी मेरा सेम क्वेश्चन है। आप लोगों ने वही बेसिक मैथ्स 11th में sin x का डिफरेंशिएशन सीखा हुआ था। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो? क्या होता है इसका डेरिवेटिव? यस अनिमेश, इसका डेरिवेटिव sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, sin x का डेरिवेशन होता है cos x। सो अब ये कह सकते हैं कि क्या ये डिफरेंशिएबल है, अगर हम सिर्फ उस हिसाब से सोचें कि हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था या नहीं, तो हम बोलेंगे यस ये डिफरेंशिएबल तो है। नाउ अगर आप दोनों के ग्राफ को देखोगे, इसके ग्राफ को भी देखो और इसके ग्राफ को भी देखो, क्या चीज आपको सिमिलर दिख रही है? जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बताइए। ट्राई टू यूज जो हमने लास्ट अब जैसे लिमिट्स या कंटिन्यूटी पढ़ा हुआ है उसको यूज करके आंसर करो, बिकॉज एक्सटेंशन। हाँ रुका दिव्यांशु क्या हुआ? अच्छा, सो क्या दिख रहा है दोनों ग्राफ में? आपको क्या चीज अभी दिख रही है? क्या चीज दिख रहा है सर आपको? दोनों मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस है। एग्जैक्टली एक छोटी सी चीज जो हमारे दिमाग में हिट करनी चाहिए कि दोनों ग्राफ कंटिन्यूअस है। अनिमेश कह रहा है कि दोनों ग्राफ जीरो को क्रॉस कर रहा है, करेक्ट, ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ठीक है, एक चीज तो सबसे, जैसे अगर हम लिमिट्स या कंटिन्यूटी से कंटिन्यूटी से रिलेट करें, तो एक चीज हमें दिख रहा है कि हमें इसका भी ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसका भी ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो फिलहाल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू ग्राफ हम कह सकते हैं कि यार मोस्ट प्रोबेबली वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जो कंटिन्यूअस है। फिलहाल सिर्फ इन दो बेसिस पे हम क्या इतना कह सकते हैं कि यस ये दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस दिख रहे हैं और शायद इसीलिए ये डिफरेंशिएबल होंगे। बट लेट्स कम टू द नेक्स्ट ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब आप बताइए, फिजिक्स में मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन सीखे हो? मॉड का यूज तो हमने फिजिक्स में खूब किया हुआ है, राइट? लेकिन क्या आपने कहीं पे भी मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा हुआ था? उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखा था? अंशु अनिमेश का कहना है नो, बाकी लोग? इट्स नो, राइट? नहीं होता था। वहां पे आप लोगों को एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, यही चार चीजों का डेरिवेटिव सिखाया गया था। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन हमने नहीं सीखा हुआ है। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन हमने नहीं सीखा हुआ है। तो अभी हम जो छोटे से कंक्लूजन पे आए थे पहले दो ग्राफ के बेसिस पे कि ग्राफ कंटिन्यूअस दिखता है तो शायद वो डिफरेंशिएबल है। अब मेरा अगला सवाल है, क्या मॉड एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है? क्या मॉड एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है? क्या आपको ये ड्रॉ करने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ी? अगर हम इसी पे बात करें, ठीक है, ये देखो, इसको ड्रॉ करने में क्या मुझे पेन उठाने का जरूरत पड़ा है? नहीं ना। तो फिलहाल उस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाई साहब ऐसा तो वो जो छोटा सा कंक्लूजन पे आए हम लोग, छोटा सा जो कंक्लूजन पे आए थे कि शायद फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, वो चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत प्रूफ हो रही है। ठीक है, अच्छा एक और फंक्शन ले रहे हैं। कौन सा फंक्शन है ये? तो दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। देख सकते हो GIF का ग्राफ, जिनको नहीं पता, ये जैसे लाइन दिख रही है आपको, या फिर इसको देख लो। इस लाइन में 1 पे ओपन क्लोज सर्कल है, 2 पे ओपन सर्कल है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी इनपुट डालते हैं 1 से लेके 2 तक, 2 पे ओपन ब्रैकेट 1 पे क्लोज ब्रैकेट, तो उसका जो GIF कैलकुलेट होगा
उन सारे का GIF का वैल्यू कितना निकल कर आएगा? उन सब का GIF का वैल्यू 1 निकल कर आएगा। x का वैल्यू 1 रखिए, 1.1, 1.2 कुछ भी रखिए, 1 से लेके 2 के बीच में 1 इंक्लूडेड। अगर आप उसका GIF कैलकुलेट करते हो तो हर केस में आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसीलिए ये लाइन आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो देख सकते हो 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है x का कोई भी वैल्यू यहां से लेके यहां तक कोई भी वैल्यू अगर हम डालते हैं x का, उसके लिए y एक सिंगल आउटपुट निकल कर आ रहा है, दैट इज 1। y एक सिंगल आउटपुट निकल कर आ रहा है, दैट इज 1। ठीक है। सो क्या आपने इसका डिफरेंशिएशन सीखा था? इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना आपको कुछ बताया गया था? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दिख गई कि यहाँ तो ग्राफ भी मेरा कंटिन्यूअस नहीं था। यहाँ फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि मेरा ग्राफ भी कंटिन्यूअस नहीं था। तो हमने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या किया अभी तक, पहले 4 ग्राफ को देखोगे तो सबसे पहले मैंने ग्राफ लिया था एक्स स्क्वायर का, दैट वाज कंटिन्यूअस, दैट वाज डिफरेंशिएबल। फिर मैंने ग्राफ लिया sin x का, दैट वाज आल्सो कंटिन्यूअस as well as differentiable. But then I took the graph of mod x. Mod x was continuous but not differentiable, and GIF of x. यहाँ पे हमने देखा this is not continuous and also not differentiable, right? As of now I think सबके दिमाग में सिर्फ इतना आया होगा। ठीक है, चलिए तो क्यों ना ठीक है, तो अब एक छोटा सा मतलब अभी फिलहाल ये तो कह सकते कि यार जहां पे ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं दिखा, और अगर आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, थोड़ा सा याद करो कि आपको अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, इन चारों के डिफरेंशिएशन आपको बताए गए थे फिजिक्स में। और कहीं ना कहीं log x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, e पावर x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, राइट। और सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस तो अपने कंटिन्यूअस होते ही हैं। क्या ये अलजेब्रिक है? नहीं, ये सब नॉन अलजेब्रिक में आते हैं। ठीक है, सो अभी एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि जहां पे हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस है वहां तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं रहा था। सो अब आप लोग खुद से 2 मिनट का टाइम देता हूं, एक बार मैं इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ, और थोड़ा सा जो भी दिमाग में आ रहा है कोशिश करो फिगर आउट करने का कि ये वाला ग्राफ डिफरेंशिएबल है, ये वाला ग्राफ डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये वाला ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या क्या चीज आपको दिख रही है जो इस ग्राफ में है और बाकियों में नहीं प्रेजेंट है? यू जस्ट हैव टू लुक एट द ग्राफ, नथिंग एल्स। सर ये वाला ग्राफ कुछ कर्व टाइप में है और वो स्ट्रेट लाइन है। वो एक स्ट्रेट लाइन है, अच्छा। और इसके अलावा अब जैसे कि इस तरीके से अगर रोशन में खाली अगर y इज इक्वल टू एक्स का बात करूं, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का बात करूं, तो y इज इक्वल टू एक्स का तो हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, और y इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन आता है आपको, दैट इज 1, dy बाई dx का वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ क्या होगा? वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगा? तो स्ट्रेट लाइन आपका ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, एक मिनट में आपको यहां दिखाता हूं, उसका एक्चुअली ग्राफ है नहीं ना अभी मेरे पे। तो जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स, राइट, तो ये देखो रोशन, ये अपना y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, परफेक्ट 45 डिग्रीज पे दोनों एक्सिस के बीच में एंगल होता है इसका। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के एग्जैक्टली मिडिल से पास कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो राइट, अब अगर आप इसके डिफरेंशिएशन की बात करो, और ये तो दोनों साइड में इनफिनिट चलते रहेगा, दोनों साइड में, मतलब अगर इसकी ग्राफ का अगर हम लोग ऐसे शॉर्ट में ड्रॉ करें तो इट इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है, तो बेसिकली दिस विल गो ऑन टिल इंफिनिटी, जितना एक्सटेंड करना चाहते हो करते रहो। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ तो डिफरेंशिएबल है, ये वाला ग्राफ डिफरेंशिएबल भी है, और ये वाला ग्राफ कंटिन्यूअस भी है, बिकॉज
y इज इक्वल टू x का अगर हम डिफरेंशिएशन का बात करें, यस अनिमेश, तो dy बाई dx की वैल्यू 1 आ रही है। बताइए अनिमेश क्या हुआ? सर sin x में वैल्यू 1 से -1 तक वैरी कर रहा है, और सर क्वाड्रेटिक में नेगेटिव में वैल्यू कभी नहीं जा रहा है। अच्छा हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, आपने बोला कि sin x में जो वैल्यू सर है, यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहा है वैल्यू। हाँ मतलब आपने आउटपुट को देखा कि sin x का आउटपुट तो -1 के 1 के बीच में जाएगा। x स्क्वायर जो हो गया, फिलहाल जो मैंने x स्क्वायर दिया हुआ है वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 पे ओपन क्लोज ब्रैकेट। अच्छा तो अनिमेश इसको हम ये भी कर सकते थे कि अगर मैं ये अपना x स्क्वायर का जैसे मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये अपना x स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो ये पलट गया अनिमेश, राइट। तो जैसे कि हमें x स्क्वायर का आउटपुट दिखा था 0 से इन्फिनिटी की तरफ, माइनस एक्स स्क्वायर का आउटपुट कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरा अगला सवाल है कि क्या आपने माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना जानते हो? बताओ। नो सर। माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता? सर -2x हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी कंटिन्यूअस है। निखिल ने एक बहुत सही पॉइंट पकड़ा हुआ है। चलो वापस हम उस ग्राफ पे चलते हैं और ऑब्जर्व करो, यू गाइस विल गेट द आंसर योरसेल्फ, आई नो। इतना अच्छा तुक्का लगता है टेस्ट में, तो यहाँ तो तुक्का लगेगा ही। हाँ अनुष्का बताइए। सर एक कंक्लूजन हम निकाले कि मतलब दोनों y = x² एंड sin x पे सर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे दोनों पे। वाह, ये तो पढ़ाई लिखाई करके आए हो। टेंजेंट वर्ड तो ऐसे इतना खतरनाक वर्ड जनरली एक पढ़े लिखे, मतलब यहाँ पे और वहाँ पे एट अ पॉइंट मॉड पे वहाँ पे नहीं हो सकता है टेंजेंट ड्रॉ, इसी वजह से। अच्छा चलो मैं आपको इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, अगर हम इस पॉइंट पे देखो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि उस कर्व को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो क्या इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन के टेंजेंट्स नहीं बनेंगे? बनते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक तरीके से कोइंसिडेंट लाइंस की तरह बन जाते हैं, ठीक है। तो इवन आप स्ट्रेट लाइंस के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और अगर सर हम लोग तो आज तक कर्व पे ही सीखे हैं, आज तक तो स्ट्रेट लाइन नहीं, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट नहीं होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये जैसे y इज इक्वल टू 2x + 5, बताइए इसका डिफरेंशिएशन पता है आपको? कर सकते हो डिफरेंशिएट ना? dy बाई dx का वैल्यू 2 आया। अब अगर dy बाई dx का वैल्यू अगर 2 आ रहा है मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है। और अगर हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, डेस्मोस पे चलते एक बार वापस, 2x + 5, ये देखो, तो 2x + 5 भी क्या बनेगा, एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका मतलब जो आप टेंजेंट वाली चीज कह रहे हो, अगर वो चीज सही है कि हम मॉडुलस पे कहीं पे भी टेंजेंट नहीं बना सकते, तो यहाँ पे भी नहीं बना पाते। और अगर यहाँ पे भी नहीं बना पाते और उसको आपने नॉन डिफरेंशिएबल बोला है, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो थोड़ा सा उसमें करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश। सर हम x = 0 पे बोले हैं। ओके परफेक्ट। सो यहाँ पे अनुष्का ने हेल्प लिया है टेंजेंट का। x = 0 पे पर्टिकुलरली आपने क्यों लिया? यहाँ पे भी तो x = 0 पे आप कंसीडर कर सकते थे, यहाँ पे x = 0 पे कंसीडर कर सकते थे, यहाँ भी कंसीडर कर सकते थे। तो यहाँ पे टेंजेंट में खासियत क्या है बताइए? और बाकी लोग जो अनुष्का ने बोला है उसके ऊपर सोचो, और आपके मन में फिर जो आंसर आ रहा है आप बताओगे। बताइए अनुष्का। 2 लाइन का मीटिंग पॉइंट है। 2 लाइन का मीटिंग पॉइंट है, ओके। और अनुष्का कुछ कह रही थी? नो सर। अच्छा, निखिल ने बोला सर वहां एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो गया निखिल, मतलब टूट गया वहां पे पॉइंट? सर हम सिंपली एक ही लगाए हैं कि मतलब कर्व जो होता है वहां पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, बाकी इसके अलावा दिमाग नहीं लगा। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो कैसा होगा? टेंजेंट का मतलब अनुष्का सिर्फ एक ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा हो, तो बेसिकली हम चाहे कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो हमने इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ तो कर दिया।
हो गया कि नहीं टेंजेंट ड्रॉ? अनिमेश परफेक्ट? सर ऐसा टेंजेंट तो देखा ही नहीं आज तक। लेकिन ये यस टेंजेंट सर, है। हम भी नहीं देखे। अच्छा, फिर आपने किस तरीके का टेंजेंट देखा हुआ है? मान लो कोई भी कर्व पे सिंपली मतलब एक कर्व पॉइंट पे बना टच के। करता है। हाँ, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? रुको पहले जूम कर लिया जाए। क्या टेंजेंट बना। क्या ये एक पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है? और जूम करना है। सर हाँ, सर इस पॉइंट पे हम मतलब कि 2-3 टेंजेंट बना सकते हैं, और मतलब एक कर्व में एक ही टेंजेंट होता है। परफेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट पिक किया हो। जैसे मैंने इसको टेढ़ा किया राइट से, ठीक उसी तरीके से ऐसा टेंजेंट भी तो बन सकता था। ठीक उसी तरीके से अगर ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है देखोगे तो यहाँ पे भी टेंजेंट हो सकता था। इतने सारे टेंजेंट बन रहे हैं, बहुत सारे टेंजेंट बन रहे हैं यहाँ पे। नाउ अच्छा, यहाँ पे हमने क्यों देखा? मेरे को अनिमेश निखिल ने बहुत सही चीजें बताई चैट में, क्योंकि यहाँ पे एक शार्प टर्न हुआ। और अगर आप पहला ऑब्जर्वेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ हो गया या साइन एक्स वाला ग्राफ हो गया, इनमें वो शार्प टर्न नहीं था। अगर आप देखोगे तो जहां से घुमा है बड़ा आराम से घुमा है, समझ रहे हो? सर एक ही मतलब टेंजेंट ड्रॉ होगा। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे शार्प टर्न तो बहुत अच्छे से, जो बाइक वाइक चलाते हैं उनको तो समझ में आ रहा, आराम से चले गए, बाइक को नहीं रोकना पड़ा और फिर घुमाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो ये आराम से यहाँ टेंजेंट बन गया, यहाँ आराम से टेंजेंट बन गया। तो टर्निंग पॉइंट्स में भी फिलहाल देखें तो टेंजेंट पर आराम से बन रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को टेंजेंट नहीं पता, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द कर्व एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। सर्कल, क्लास 10th का जो सर्कल होता था उसमें आप टेंजेंट वगैरह पे डील करते थे। ठीक है, तो फिलहाल एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन जो आप में से बहुत लोगों ने कर लिया कि यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ स्मूथली टर्न कर रहा है, स्मूथली टर्न कर रहा है। अच्छा, तो अब ये चीज हम यहाँ पे कह सकते थे कि यहाँ पे क्या हुआ, ग्राफ में शार्प टर्न आ रहा था एक तरीके से। आप अगर यहाँ चल रहे हो तो यहाँ से इधर आए, अचानक ऊपर उठ गए, फिर इस तरीके से आप स्टेप सीधी चल रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो स्टेप और फंक्शन मारियो बोलते हैं। खेल रहे हैं। हाँ, मारियो खेल रहे हो, मालगाड़ी तो चल रहा है। हाँ ठीक है, मैं सबको म्यूट करता हूँ, नहीं तो पता चला कि अभी सब गाड़ी चलाओगे तुम लोग। सो बहुत अच्छा जो ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे हमने देखा कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। पर्टिकुलरली कहाँ पे नहीं हो रहा, जहां पे शार्प टर्म्स आ रहे थे, जहां पे शार्प टर्म्स आ रहे थे। अभी इसको और डिटेल में हम बात करेंगे। ऐसा नहीं कि बस हमने गैस करते रहा और आपका जो गैस सही हुआ उसी को मैंने बोला यस इट इज करेक्ट। बट द वर्ड्स टर्मिनोलॉजी जो यूज किया अनुष्का ने, टेंजेंट, दैट इज द परफेक्ट वर्ड हियर। अब देखो टेंजेंट वाले में क्या होता है स्टूडेंट्स की, जैसे ये लाइन पार्ट देख रहा है ना आप लोग को, यहाँ जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन पे आप इनफाइनाइट यहाँ पे कहीं पे भी टेंजेंट बना सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत खाली कहाँ पे हो रही है, दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप टेंजेंट देखो, वहां पे एक लिमिट वाली चीज थी, वहां पे एक जो हमने डेफिनेशन पे आए थे, तो डेफिनेशन में देख सकते हो यहाँ पे ना लिमिट कैलकुलेट करे थे। लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से भी अप्रोच करना, राइट से भी अप्रोच करना। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहां अगर हम अगर मान लो आप 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो और टेंजेंट को लेफ्ट से लेकर आ रहे हो, ठीक है, टेंजेंट को लेफ्ट से लेकर, तो अब मान लो इस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो आपका टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, मतलब थोड़ा सा टच कर रहा होगा उधर, गैप आ ही गया। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इस टेंजेंट को 0 की तरफ लेकर आओगे, लेफ्ट से लेकर आ रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप इस टेंजेंट को 0 की तरफ लेकर आ रहे हो, ऐसे लेकर आए, ठीक है, और आगे आगे, तो
ठीक है, इस तरीके से आपने जीरो पे टेंजेंट बनाया, तो जीरो पे कुछ ऐसा टेंजेंट बन गया। अब सेम चीज आप राइट से कर रहे हो, सेम चीज अब आप राइट से कर रहे हो। तो आपने पहला ये टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके बाद आपने अगला टेंजेंट ये वाला ड्रॉ किया, फिर आपने अगला वाला टेंजेंट ये ड्रॉ किया। अब बताओ, क्या मैं अगर राइट से पहुंच रहा हूं तो जो मेरा अगला टेंजेंट बन रहा होगा वो भी सेम इसी तरीके का हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। कुछ जो यहाँ पे जीरो पे एग्जैक्टली जीरो पे जो टेंजेंट बना था और यहाँ पे जो टेंजेंट बना था वो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। टेल मी यस और नो, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? अभिषेक 164 ला रहे हो, 240 में से यहाँ यस नो बोलने में दिक्कत है? ऐसा तो नहीं कि आपको ये लग रहा हो कि मुझे सारा चीज यहाँ पता है। So I believe everyone can figure out if I'm drawing tangents, ठीक है, I want to draw the tangents at x is equal to 0। आप जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते थे। अभी जैसे कि अनुष्का ने जो चीज बोला टेंजेंट वाला, हम उसी को कर रहे हैं। अब क्योंकि लिमिट की बात है तो एक बार टेंजेंट हम लेफ्ट से ड्रॉ कर रहे होंगे, एक बार टेंजेंट राइट से ड्रॉ कर रहे होंगे। तो लेफ्ट से जैसे जैसे हम जीरो के पास वाले पॉइंट्स में टेंजेंट बनाते गए और फिर हमने जीरो पे एग्जैक्टली टेंजेंट बनाया, ठीक है, फिर हम सेम चीज हमने ग्राफ के राइट साइड से करना शुरू किया। हम जीरो के राइट से आना शुरू किया, टेंजेंट्स बना रहे, और जब जीरो के राइट से आकर फिर हमने जो जीरो पे जो टेंजेंट बनाया, या जीरो के एकदम क्लोज जो टेंजेंट बनाया, एक्चुअली कह सकते हो जीरो के जस्ट राइट में जो पॉइंट है विच इज वेरी क्लोज टू जीरो बट ग्रेटर देन जीरो, वहां पे जो टेंजेंट बना, एंड जीरो के जस्ट लेफ्ट में जो पॉइंट है विच इज स्लाइटली लेस देन जीरो बट वेरी क्लोज टू जीरो, वहां पे जो टेंजेंट बनाया वो दोनों के दोनों टेंजेंट ओवरलैप कर गए। दोनों के दोनों टेंजेंट फिलहाल ओवरलैप कर गए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया यहाँ पे अच्छा खासा। आप लोगों ने जो टेंजेंट वर्ड यूज किया, ब्रेक नहीं था ग्राफ में, ठीक है, और जहां पे शार्प, मतलब कहने के लिए जहां शार्प टर्न आया, अब वहां पे एक बार करके देखते हैं, है ना। आई थिंक यहाँ तो आपको इस पे समझ में आ गया। चलिए अब हम एक बार शार्प टर्न जहां पे है ना इधर करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। शार्प टर्न वाले में क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जब आप यहाँ पे ग्राफ पे ये ड्रॉ करोगे, यहाँ पे क्या होता है कि लाइन है ना, तो लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट के थ्रू अगर आप स्ट्रेट लाइन पास करोगे तो ऐसा ही टेंजेंट बनेगा। मतलब ऐसा ही कुछ टेंजेंट बनेगा, ठीक है। और अगर पास ले जाओगे, मतलब अल्टीमेटली नोटिस करो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज हर केस में आपको यही टेंजेंट बनेगा, हर केस में यही टेंजेंट बनेगा। अगर हम जीरो के लेफ्ट से जीरो की तरफ आ रहे हैं तो जीरो से जस्ट पहले जो पॉइंट होगा, जीरो से जस्ट पहले जो पॉइंट होगा वो भी टेंजेंट ऐसा ही बनने वाला है, वो टेंजेंट भी अभी कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब आप सेम चीज जीरो के राइट से करना शुरू कीजिए। तो सेम चीज जब हम जीरो के राइट से कर रहे हैं, तो मान लो पहले ये था और जीरो के पास आए तो अब कुछ ऐसा हो गया, व्हाइट कलर से लाइन बनाया है। अब और जीरो के पास आए, अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि जैसे जैसे आप जीरो के पास आ रहे हो और जीरो से जस्ट राइट में खड़े हो, वहां पे जो टेंजेंट बनाओगे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों टेंजेंट सेम नहीं होंगे? दोनों बस जीरो को क्रॉस कर रहे होंगे, लेकिन दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, जस्ट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे x इक्वल टू 0 पे। यस और नो? इतना फिगर आउट कर पा रहे हो कि नहीं? आर्यन, दिव्यांशु, ठीक है। तो अभी एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जब हम शार्प पॉइंट पे, जो जहां पे अचानक मुड़ गया, ठीक है, यहां पे जब आप टेंजेंट्स की बात कर रहे थे, जब हम लेफ्ट से आए हैं और जो हम राइट से टेंजेंट बनाए, वो दोनों टेंजेंट ओवरलैप नहीं किया, जो कि पिछले वाले केसेस में क्वाड्रेटिक वाले में ओवरलैप कर रहा था, राइट, उसमें ओवरलैप कर रहा था। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन पे आ चुके हैं कि
जो अचानक जहां पे टर्न हुआ है वहां पे टेंजेंट नहीं बन रहा था, वहां पे सेम टेंजेंट नहीं बन रहा था जब आप उस पॉइंट पे लेफ्ट से और राइट से टेंजेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आई बिलीव इतना अच्छा खासा आइडिया तो आपको आ गया है। ओके, देयर इज अनदर फंक्शन ग्राफ ऑफ 1/x²। ये 1/x² का ग्राफ है। मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या ये डिफरेंशिएबल है? अब बताओ, टेल मी यस और नो। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसके बेसिस पे देख के बताओ, क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस और नो। रोशन का कहना है ये नो, दिव्यांशु, निखिल और अभिषेक ने अभी बोला है यस। अनुष्का का कहना है नो, अनिमेश का कहना है यस। चलो, जो लोग नो आंसर कर रहे हैं, टेल मी गाइस, क्या आप लोगों ने, आप लोगों को अगर मैं y इज इक्वल टू 1/x² का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने दूं, क्या आप उसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो? क्या आप उसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो? नहीं अनिमेश, डिफरेंशिएशन गलत हुआ है। रोशन, अनुष्का, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? आप इसको x टू द पावर -2 की तरह ट्रीट करोगे ना, तो x टू द पावर -2 की तरह ट्रीट करोगे तो -2 इंटू x टू द पावर -2 -1, तो कितना हो गया? -3 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये आपका -2 अपॉन x³ बन गया। तो डिफरेंशिएट तो हो रहा है यार, डिफरेंशिएट हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। आप लोगों ने नो आंसर क्यों दिया था? आप लोगों ने नो आंसर दिया था शायद ये देख के कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। हाँ रोशन, बताओ। यस सर, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है ना उस कारण से। अच्छा, अब ये बताओ, हमने कंटिन्यूटी में क्या पढ़ा था? हम फंक्शन के जैसे ये जो फंक्शन है 1/x², इसका डोमेन क्या होगा ये बता। सर मतलब जो सेटिस्फाई करे, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं हो, बाकी सब हो। एग्जैक्टली, x का वैल्यू 0 छोड़कर कुछ भी हो जाए। तो मेरा अगला सवाल है, क्या ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है या नहीं? सर डोमेन में है। डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो याद कीजिएगा कि जब हम कंटिन्यूटी दो तरीके से बात करते थे, एक फंक्शन के डोमेन के अंदर जब बात होती थी तो फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है या नहीं। जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे तो 1/x² अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। अभी आप फिलहाल अगर आप उसको भूल जाओ कि 1/x² वहां पे लिखा हुआ है और अगर आप सिर्फ ग्राफ को देखो तो ऑब्वियसली हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। बट क्या ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है? द आंसर इज यस। तो एक छोटा सा चीज, व्हाई आई टुक दिस ग्राफ इज बिकॉज हमने पहले 3 ग्राफ में हमने देखा कि पहले 2 ग्राफ जो थे वो कंटिन्यूअस थे तब डिफरेंशिएबल हुए, तीसरा वाला कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ था, चौथा वाला कंटिन्यूअस नहीं था, डिफरेंशिएबल भी नहीं हुआ। इसकी बात करें, ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है और इसीलिए ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है अभी, राइट? तो एक चीज और देख सकते हो इस ग्राफ में, कहीं पे भी वो जो शार्प टर्न की बात कर रहे थे ना, अपने डोमेन के अंदर क्या कहीं पे शार्प टर्न है? नहीं है स्टूडेंट्स, कहीं पे भी आपको शार्प टर्न देखने को मिल रहा है क्या? कहीं पे भी हमको शार्प टर्न देखने को नहीं मिल रहा, राइट? अच्छा, तो बेसिकली इन 4-5 ग्राफ के बेसिस पे हम कहां पे पहुंच गए कि ग्राफ शुड बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, है ना? जिस भी पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये कह सकते हो कि वो पॉइंट हमारा वहां पे शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट पे ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ पे, तो ग्राफ डिफरेंशिएबल तो दिख रहा है, ग्राफ डिफरेंशिएबल तो दिख रहा है, राइट? तो हमने 45 मिनट्स लगा दिए अभी इन सब चीजों को समझने में कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम इसको प्रॉपर वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, अब उस फॉर्मूला के हेल्प से स्टडी करते हैं। तो एक बार मैं उस एक्सप्रेशन पे आपको ले जाना चाहूंगा। अच्छा गाइज, ये बताओ टेंजेंट का दूसरा नाम क्या था? स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा हुआ है, टेंजेंट का मतलब कितने लोग भूल चुके हो? टेंजेंट का मतलब होता है कि मान लो ये अपना x एक्सिस और y एक्सिस है, ठीक है, और टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट एक तरीके से जो भी लाइन है
मान लो वो अपने पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। इसी थीटा का जब आप tan कैलकुलेट करते हो, इसी थीटा का जब आप tan कैलकुलेट करते हो तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अपना स्लोप वाला चीज रहता था, है ना। कुछ ये चीजें आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। अच्छा, ये साइड में आपको दिख रहा है कि ये सब क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, ये सब दिख रहा होगा आपको, राइट। तो मैं अभी आपको इस डायग्राम के एनिमेशन पे ले जाऊंगा। उससे पहले लेट्स गो बैक टू द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? चेक आउट द फॉर्मूला। इट्स लिमिट x अप्रोचिंग c, ऊपर fx माइनस fc है, डिवाइडेड बाय x माइनस c। तो मैं अब आपको ले चलता हूं यहां पे। ओके, तो देखिए अब यहां पे क्या है, ये देखो स्टूडेंट्स, ये कोई हमारा फंक्शन का ग्राफ है। वो जो एक्सप्रेशन है ना, उस एक्सप्रेशन का मतलब आपको यहाँ पे खुद ही पता चल जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये अपना कोई वो है। एक्चुअली ये मैंने जूम आउट कर दिया ना, तो थोड़ा सा आपको क्लियर शायद ना दिखे। ये नीचे आपको एक्स एक्सिस की लाइन दिख रही है, ये अपना वाई एक्सिस का लाइन हो गया, ठीक है। और ये ब्लू कलर किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब सोचिए कि हमने इस ग्राफ के ऊपर एक नॉर्मल पॉइंट लिया है P, ठीक है। हमने ग्राफ के ऊपर एक नॉर्मल पॉइंट लिया है P, और इस पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट्स देखा, इस पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट्स देखा। तो मान लीजिए कि अपना, ये मान लीजिए कि अपना एक्स एक्सिस पे C पे टच किया है, और C के अकॉर्डिंग, लेट मी राइट इट हियर, y इज इक्वल टू f ऑफ x था, ठीक है। तो व्हेन जब आपने x की वैल्यू C रखी है, तो y कितना निकल कर आया, y निकल कर आएगा f ऑफ c। तो इसीलिए हमने बोला कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस हिसाब से क्या बन जाएंगे, c, f ऑफ c बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस पे हम एक और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट q। अब ये जो पॉइंट q है, वो देखो सिंबल दिख रहा है डेल्टा x, जो आपको फिजिक्स में खूब यूज करते हो। तो डेल्टा x का मतलब क्या होता है, देयर इज अ वेरी नॉमिनल चेंज इन x, देयर इज अ वेरी नॉमिनल चेंज इन x। तो अगर आप c से c प्लस डेल्टा x पे गए हो, तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बहुत पास में थे आप, ठीक है, बहुत पास में। यहाँ पे उसको ऐसे सोच सकते हैं कि इट्स अ वेरी मैग्निफाइड वर्जन, बहुत मैग्निफाइड करके आपको इनके बीच में गैप इतना बड़ा दिख रहा है। बट रियलिटी में क्या हो रहा है, अगर आप एक्स एक्सिस पे देखोगे, तो एक्स एक्सिस पे हम जीरो से सी से हम लोग c प्लस डेल्टा एक्स पे पहुंचे हुए हैं, c से हम लोग c प्लस डेल्टा एक्स पे पहुंचे हुए हैं। तो उस हिसाब से हम बहुत पास है। और इसके कारण y में क्या चेंज हुआ है, तो y में आप f ऑफ c से f ऑफ c प्लस डेल्टा पे पहुंचे हुए, ठीक है। तो फिलहाल आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दैट दिस इज अ ग्राफ। उस ग्राफ के ऊपर हमने दो बहुत क्लोज पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। अभी उनको बहुत मैग्नीफाइड करके दिखाया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा खासा गैप दिख रहा है। एंड नाउ इन दोनों पॉइंट P और पॉइंट Q को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट P और पॉइंट Q को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या, कौन सी लाइन बन जा रही है, ये बन जा रही है मेरी सीकेंट वाली लाइन। सीकेंट क्या होता है, अगेन 10th के सर्कल से अगर थोड़ा रिलेट करें, या स्ट्रेट लाइन अगर आपको याद है तो सीकेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट 2 पॉइंट्स। टेंजेंट होता है जो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करता है, और सीकेंट कह सकते हो कि 2 पॉइंट्स पे टच करता है। जैसे सर्कल में आप डायमीटर को खींच दोगे या कोई कॉर्ड को खींच दोगे, तो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा। तो उस केस में जब आपने कॉर्ड या डायमीटर को खींच दिया, तो जो वो लाइन बनी उसको हम सीकेंट बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या किया स्टूडेंट्स, फिलहाल हमने P और Q को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो अभी ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन दिख रही है, ये कौन सी लाइन बनी है, ये बनी है हमारी सीकेंट वाली लाइन, ठीक है। ये बनी है हमारी सीकेंट वाली लाइन। अच्छा, वो जो टेंजेंट हो रहा था tan थीटा, अब tan थीटा जो होता है अपना, वो स्लोप होता है, tan थीटा होता है अपना स्लोप। अब अगर हम अगेन क्लास 11th के स्ट्रेट लाइंस को याद करें, तो स्लोप का मतलब होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। So it is change in y
अपॉन चेंज इन x, राइट, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो क्यों ना हम एक बार स्लोप ऑफ PQ भी फाइंड करें। हम अगर स्लोप ऑफ PQ फाइंड करेंगे तो हमको क्या चाहिए उसके लिए, हमको उसके लिए चाहिए चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो देखिए स्टूडेंट्स, चेंज इन y क्या था, FC से वो यहां तक गया, और चेंज इन x क्या था, C से वो C प्लस डेल्टा x पे गया। तो अगर हम इस चेंज की बात करें तो हमारा चेंज क्या हो गया, y के अलोंग, ये देखो ग्रीन कलर से ऊपर लिखा हुआ है f ऑफ c प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ c, ये मेरा चेंज इन y हो जाएगा। और ये जो x के अलोंग मेरा चेंज क्या है, डेल्टा x है। तो इसको फिलहाल मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज माई स्लोप ऑफ PQ, ओके, दिस इज माई स्लोप ऑफ PQ। अच्छा, स्लोप आपको क्या है, स्लोप आपका टेंजेंट वाला लाइन है एक तरीके से, तो स्लोप आपका एक तरीके से कहते हैं टेंजेंट वाली लाइन है, या स्लोप अभी फिलहाल ऐसे समझो कि जब आप कोई भी कर्व के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके जब एक्सटेंड करते हो तो एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल बनाता है ना, एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल बनाता है, उस एंगल का टेंजेंट का वैल्यू उसका स्लोप होता है, उसका टेंजेंट का वैल्यू उसका स्लोप होता है। सो फिलहाल चेंज इन y विल बी f of c plus delta x minus f of c, and what will be change in x, so change in x will be delta x। तो ये मेरा फिलहाल स्टूडेंट्स ये सीकेंट वाली लाइन का क्या है, ये आ गया मेरा स्लोप। अब हम क्या करते हैं, अब इस q वाला पॉइंट, मैंने तो बोला था कि q क्या है, p के बहुत पास है, बट अभी मैग्नीफाइड करके दिखा हुआ है। तो चलिए अब हम q को ना धीरे धीरे इसके पास ले जाते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको P के बहुत पास ले जाओगे, क्या क्या हो रहा है, अब जो सीकेंट वाली जो लाइन बनेगी, ठीक है, अब जो सीकेंट वाली जो लाइन बनेगी और अगर हम P पे टेंजेंट वाली लाइन बनाए तो देख सकते हो दे आर ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग, है कि नहीं। सो कैन आई से दैट when delta x approaches 0, क्योंकि अब मैंने क्या किया, मैंने q को ऑलमोस्ट p पे लाके खड़ा कर दिया, तो when delta x approaches 0 my slope of PQ is roughly tangent at P। ये मेरा क्या हो रहा है एक तरीके से, तो P पे जो टेंजेंट है वही चीज निकल कर आ रही है। क्या इतना समझ में आ रहा है या कहीं पे दिक्कत हो रहा है, बताइए, कोई दिक्कत है तो आप इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछ सकते हो। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, जब Q को क्लोज लिए थे। अच्छा देखो अनुष्का, क्या हुआ कि फिलहाल तो Q हमारा दूर था और ये टेंजेंट वाली लाइन अभी रिमूव कर रहा हूं, तो अभी जो ये ग्रीन कलर वाली लाइन दिख रही है, दिस इज माय सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन मतलब अभी फिलहाल हमने P और Q को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है। अब जब आप इसको धीरे धीरे P के बहुत पास लेकर आ गए, जब आप इसको धीरे धीरे P के बहुत पास लेकर आ गए और अब आप P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो P पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ देखो ये ग्रीन कलर वाली लाइन और रेड कलर लाइन ऑलमोस्ट यहाँ पे हल्का सा गैप दिख रहा है, इसके पास में कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है, इसके पास में कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। तो आई कैन से कि व्हेन आई एम अभिषेक कह रहा है सर रिपीट टेंजेंट पार्ट विदाउट जूम इन, क्यों, क्या दिक्कत है उसमें, चलो सेम चीज है। ये दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मेरा ग्राफ हो गया। अब इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है P,
फिर हमने इसके ऊपर एक और पॉइंट लिया है Q, उसके Q जो है वो P से बहुत पास में है। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया एक स्ट्रेट लाइन से, और स्ट्रेट लाइन जो है अगर आप इसका स्लोप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हो किसका, PQ का, तो स्लोप ऑफ PQ दैट विल बी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y अगर हम देखें यहाँ पे, तो वो ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है वो देखो, f ऑफ c प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ c, और नीचे चेंज इन y क्या है, चेंज इन y हो गया मेरा डेल्टा x। तो कहीं ना कहीं फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हमारा इसका स्लोप निकल कर आया है ये चीज। अब यहाँ अगर हम Q को बहुत क्लोज लेकर चले जाए, Q को बहुत क्लोज लेकर चला जाए, कहाँ पे, P के पास, तो देख सकते हो जब जूम आउट किया हुआ है तब तो ये कंप्लीटली ओवरलैप ही दिख रहा है, बट स्टिल इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट P, तो आई थिंक सबको देख रहे हो कि टेंजेंट वाली लाइन और सीकेंट वाली लाइन ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रही है। इनफैक्ट वहां पे तो हमें एकदम सेम ही दिख रहा है वो, है ना। तो एज डेल्टा x अप्रोचेस जीरो, जैसे जैसे आपने डेल्टा x को जीरो के अप्रोच किया, डेल्टा x का मतलब क्या है, E से Q के बीच में जो x एक्सिस के अलोंग चेंज है, तो जैसे जैसे आपने उस चेंज को ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ले आए, तो हमारा स्लोप जो था, स्लोप एट PQ वाज समथिंग लाइक टेंजेंट एट P। ये हमारा टेंजेंट एट P निकल कर आ रहा था। तो अगर स्टूडेंट्स में टेंजेंट एट P का इक्वेशन निकालो, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का, अगर चलो अब मैं ये चीजें यहाँ पे सेव नहीं होती है ना, तो इसलिए ये जो फाइनल जो ड्राइंग है, ये जो फाइनल जो ड्राइंग है स्टूडेंट्स, इसी का मैंने स्नैप लेके वहां पे डाला हुआ है, ठीक है, इसी का स्नैप लेके मैंने इधर डाला हुआ है, कहाँ पे, ठीक है। तो यही देख सकते हो, यही वो फाइनल डायग्राम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सो अब वो चीज को यहाँ लिखता हूँ ताकि ये सेव हो जाएगा अपने नोट्स में। स्लोप ऑफ secant PQ, स्लोप ऑफ secant PQ, तो PQ secant जो है मेरा, उसका स्लोप कितना निकल कर आया स्टूडेंट्स, तो उसका स्लोप निकल कर आया है f ऑफ c प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ c होल डिवाइडेड बाई change in x which is delta x. Now when delta x approaches 0, जब डेल्टा x को हम 0 के पास लेकर गए, तो हमारा जो सीकेंट था, जो हमारा सीकेंट वाला लाइन बन रहा था, सीकेंट PQ, वो कहीं ना कहीं अब P पे टेंजेंट जैसा लाइन दिखने लग गया, वो कहीं ना कहीं हमारा टेंजेंट एट P दिखने लग गया। So if I rewrite this entire thing, therefore tangent at P is equal to limit delta x approaching 0 f of c plus delta x minus f of c divided by delta x। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपको अल्टीमेटली क्या दे रहा है, ये उस पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू दे रहा है। ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली हमको उस पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू दे रहा है, राइट। सो आई कैन से कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दिखाया था, यहां पे भी इट वाज समथिंग चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और वहां पे लिमिट लगा हुआ था जब हम पॉइंट्स को बहुत पास में लेकर आ गए। तो एल्जेब्रिकली हमने वो फॉर्मूला देखा था, फिर हमने ज्योमेट्रिकली इसको समझने की कोशिश की, तो हमें क्या देखने को मिला कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये ग्राफ पे आपको क्या बता रहा है, ग्राफ पे आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू बता रहा है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
टेंजेंट इज जस्ट अ लाइन, स्लोप मतलब वो प्रॉपर tan थीटा, ठीक है। टेंजेंट तो एक लाइन हो गई, टेंजेंट का मतलब tan थीटा नहीं होता, टेंजेंट तो एक लाइन हो गई जो उस पॉइंट को एक पॉइंट उस कर्व को उस पॉइंट पे टच करके क्रॉस कर रहा है। जब आप उसका स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली उस लाइन का tan थीटा बता रहा है, उस लाइन का tan थीटा बता रहा है, ठीक है। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट इज अल्टीमेटली गिविंग अस व्हाट, इट इज गिविंग अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट। कह सकते हैं वो जो एक्सप्रेशन दिखा था हमें, फॉर्मूला जो दिखा था, उस फॉर्मूला को हमने इस डायग्राम पे समझने की कोशिश की, तो ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली आपको क्या दे रहा था, तो ये आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप दे रहा था, टेंजेंट का स्लोप दे रहा था। अगेन मैं वापस से, आई थिंक ये स्लोप वर्ड हो सकता है लोग भूले हो, तो मैं एक बार उसको रिपीट करना चाहूंगा। देखिए स्लोप क्या होता है, आपने कोई भी एक लाइन ड्रॉ की, अरे तो स्लोप इज एक्चुअली, देखो ये तीन अलग अलग लाइंस है, ये लाइंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रही है। तो मान लो जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, ये मान लो इसने बनाया θ1, इसने बनाया एंगल θ2, इसने बनाया θ3, इसने बनाया θ3। तो ये जो लाइन 1 है, अगर आप इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे तो इसका स्लोप होगा tan ऑफ θ1, ये इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा tan ऑफ θ2। तो मतलब जो भी एंगल बना रहा है उसका हम टेंजेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका स्लोप देखोगे तो दैट इज tan ऑफ θ3। तो ठीक है ना, टेंजेंट ये तो हो गया गाइस स्लोप, मतलब कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल बना रही है उस एंगल का टेंजेंट कैलकुलेट करना। जैसे अगर ये 30 डिग्री होता तो आप यहाँ पे tan 30 की वैल्यू बताते कि tan 30 1/√3 होता है, तो ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप का वैल्यू आ रहा है 1/√3। तो इस 1/√3 से हमको कहीं ना कहीं इस लाइन का ओरिएंटेशन पता चल जाता है कि अपना एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये चीज पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, अगेन फॉर दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इवन व्हाट इज अ टेंजेंट, बिकॉज 4-5 लोग हैं जो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आई अज्यूम दैट दे आर डम। जैसे कि मान लो ये हो गया, अब यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो जैसे कि ये जो ग्रीन कलर वाली जो लाइन है, इसने टेंजेंट को सिर्फ इसने इस कर्व को खाली इस पॉइंट पे टच किया, जबकि अगर आप ऐसा कुछ लाइन बनाते हो तो ये ब्लू कलर वाली जो लाइन है उसने कर्व को दो अलग अलग पॉइंट पे कट किया, तो इस ब्लू कलर वाली लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट वाली लाइन, जबकि इस ग्रीन कलर वाली लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट वाली लाइन, ठीक है। तो ये भी लिख देता हूं, ये हो गया मेरा टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन। तो फाइनली एक छोटा सा कंक्लूजन, टेंजेंट इज अ लाइन, सीकेंट इज आल्सो अ लाइन। तो जब आप स्लोप कैलकुलेट करते हो तो स्लोप आप एक लाइन का कैलकुलेट करते हो, तो टेंजेंट वाली लाइन का भी स्लोप कैलकुलेट किया जा सकता है, सीकेंट वाली लाइन का भी स्लोप कैलकुलेट किया जा सकता है। आप स्लोप कैलकुलेट कैसे करते हो, तो आप उस लाइन को देखते हो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में कितना वो एंगल बना रही है, उस एंगल का टेंजेंट कैलकुलेट करोगे, वो आपको उस लाइन का स्लोप बताती है। तो फाइनली आई कैन से that this entire expression is ultimately giving us what? It is giving us the slope of tangent at that point. ये हमको उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है ना, ये जो रेड कलर वाली जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो रेड कलर वाली लाइन दिख रही है, इस रेड कलर वाली लाइन का टेंजेंट का वैल्यू बता रही है, ठीक है, टेंजेंट का वैल्यू बता रही है। सो आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो हियर्स योर फाइनल डेफिनेशन। Differentiability of a function at a point, the right hand derivative, अगर आप the right hand derivative of fx at x is equal to a denoted by f dash a plus। f dash a plus का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करके राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे, तो दिस इज गिवन बाय लिमिट h approaching 0 plus
देखो जो डेल्टा एक्स था ना वहां पे, उस डेल्टा एक्स की जगह पे यहाँ पे एच आ गया है। हम वहां पे सी पॉइंट देख रहे थे, यहाँ पे ए पॉइंट है। यहाँ ए पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है। तो फॉर्मूला देख सकते हो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगेन यार वो लिमिट था ना, वो हम लिमिट देख रहे थे। तो अब जैसे लिमिट को आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होता है, तो जैसे आप उस लिमिट को, यहाँ जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो इस पे, तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इस लिमिट की जो वैल्यू निकालोगे जब आप किसी पॉइंट को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, तो आपको वहां से उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। एंड सिमिलरली जब आप उस पॉइंट को राइट से अप्रोच कर रहे होगे तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। ओके, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। कैसे आया ये एक्सप्रेशन? तो जैसे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते थे, इवन कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में भी हमने जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, कैसे किया था? हम सिंपली x के जगह पे a प्लस एच रखते हैं राइट हैंड लिमिट के केस में, और लिमिट क्या चेंज हो जाता है? तो अगर x a प्लस होता है तो h हमारा अप्रोचिंग 0 होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम x के जगह पे a माइनस एच रखते हैं, और वहां पे हम जब x को a के लेफ्ट से अप्रोच कर रहे होते हैं तो हमारा h वहां पे 0 को अप्रोच कर रहा होता है। तो आप सिंपली एक्सप्रेशन में x की जगह पे a माइनस एच रख दो, तो यहाँ पे वो डेल्टा x का वैल्यू a माइनस एच आएगा, फिर a का वैल्यू 0 रख दिया तो वो माइनस एच रहेगा यहाँ पे एक तरीके से। तो फाइनली आई कैन से दैट माय फंक्शन fx is said to be differentiable at x is equal to a if the right hand derivative is equal to the left hand derivative is equal to finite। finite मतलब एक नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं कि indeterminate टाइप कुछ हो रहा। तो by definition f dash a is equal to limit h approaching 0 f of a plus h minus f of a upon h। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक क्वेश्चन से आप समझते हैं, ये तो पूरा हम कॉन्सेप्ट पे ही चलते रह गए है ना। तो अब एक क्वेश्चन है, जैसे देखो ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, कमेंट ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन दिस। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये फंक्शन है, मुझे इसका डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है। अब सबसे पहले तो यार हम इसको, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन करना आता है, हमको बेसिक डिफरेंशिएशन करना आता है, तो हम इसको पहले अपने आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए भी कह सकते हो, कर सकते हैं। तो एक बार तो डायरेक्ट यूजिंग डिफरेंशिएशन अगर आप देखोगे, अब डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करने का मतलब है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ LHD निकालते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, तो यहाँ पे आप एक्चुअली में किसको डिफरेंशिएट कर रहे होगे? 1 से। हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें 1 पे, तो 1 से जो लेफ्ट में फंक्शन होगा, 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो एक तरीका तो ये कह सकते हैं कि ddx of 2x plus 3 at x is equal to 1। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो कुछ वैल्यू पुट करने का बात बनता ही नहीं है ना। इफ आई गो फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? ddx ऑफ, अब 1 से थोड़ा बड़ा के लिए फंक्शन है 4x स्क्वायर माइनस 1, तो 4x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट किए तो 8x आया। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे x की जगह पे 1, तो ये आ गया 8। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is 2 whereas my right hand derivative is 8। so since LHD is not equal to RHD, so the function is, so आप ये भी कह सकते हो शॉर्ट में कि f dash x does not exist at x is equal to 1। x is equal to 1 पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो अपना हो गया नॉर्मल, मतलब ये कह सकते हो कि दिस विल बी, जैसे अपन LH रूल नहीं करते थे वहां पे कि लिमिट वगैरह का आंसर वेरीफाई करने के लिए, सेम यहाँ पे आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द थ्योरेटिकल वे, मतलब जो फॉर्मूला यूज करके। सेकेंड अप्रोच, ठीक है। तो जनरली हमारा जो लिमिट का जो फॉर्मूला यहाँ जो हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है? लिमिट h अप्रोचिंग 0, या जैसे 1 पे कर रहे हैं राइट, लिमिट x अप्रोचिंग 1
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x minus 1. So this is the value of limit which I have to calculate, है ना। अब आप लोगों को मैं छोटा सा काम देता हूं। इस फॉर्मूला में अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस f ऑफ x। अच्छा, यही क्वेश्चन के साथ आप समझ सकते हो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। दिस इज अ गुड थिंग, आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अब जैसे हम लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप यहाँ पे x के जगह पे 1 माइनस h रखते हो, है ना। लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h एंड as x अप्रोचेस 1 माइनस h अप्रोचेस 0। तो अब ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये किसमें चेंज हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग h अप्रोचिंग 0 यहाँ पे x की जगह पे ऊपर लिखोगे 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस h, बिकॉज x की जगह पे 1 माइनस h लिखना है माइनस। चलो अब आप लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करो तो जल्दी से, तब से मैं कर रहा हूं, अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो। 1 माइनस h के लिए देखो फंक्शन क्या होगा, ट्राई टू कैलकुलेट गाइस। आई विल गिव जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट के बाद मैं खुद करूंगा, बिकॉज नाउ इट्स कैलकुलेटिंग लिमिट ना। देखो 1 माइनस एच है ना गाइस, 1 माइनस एच है तो आपको कौन सा फंक्शन उठाना चाहिए, 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 में x के जगह पे क्या जाएगा, प्रॉपर लिमिट कैलकुलेट हो रहा है। 2x प्लस 3 में x के जगह पे क्या जाएगा, 1 माइनस एच जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे लिखते हो तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच माइनस, अब f ऑफ 1 का मतलब है फंक्शन का वैल्यू एट 1। आप बताओ कि क्वेश्चन के मुताबिक फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 में x की जगह पे 1 रखोगे, है ना। तो वहां पे 4x स्क्वायर माइनस 1 में x की जगह पे 1 रखोगे, तो 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होगा, तो इसलिए 4 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे 1 1 कैंसिल हो गया तो माइनस h बचा हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैं लिमिट लिखना भूल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग लिमिट। अब जैसे नहीं होता कि हम लिमिट में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, तो एक तरीके से हमने वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट किया नहीं है, हमने बस डिसाइड किया है कि वो f ऑफ 1 माइनस h में
कौन सा फंक्शन आएगा, एफ ऑफ 1 में कौन सा फंक्शन आएगा, और x के जगह पे उधर 1 माइनस एच रख दिया और x के जगह पे इधर 1 रख दिया। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, अभी भी हम h की वैल्यू 0 नहीं रख सकते बिकॉज 0/0 का शायद फॉर्म बन जाएगा। ये देख लेते हैं, एक बार ब्रैकेट को ऊपर ओपन कर लो, ब्रैकेट को ऊपर ओपन किया तो 2 माइनस 2h यहाँ पे अच्छा, द फंक्शन वाज 2x प्लस 3 यार, किसी ने बताया भी नहीं, इट वाज 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 में x के जगह पे 1 माइनस एच प्लस 3, उसके बाद f ऑफ 1 में 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। So now when we open the brackets, 2 minus 2h प्लस 3 माइनस, अब इसके ब्रैकेट के अंदर 3 हो रहा है तो ये ऐसे ओपन हुआ। कुछ छोटी सी कहीं पे सिली मिस्टेक हो रहा है यार। यहाँ से वैल्यू भी 2 आ रही है बिकॉज हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें तो -2 आ रहा है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें तो -1 आ रहा है। बट कहीं पे कुछ गलती हो रही है कैलकुलेशन में या कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। सर जैसे यहाँ पे दिया है ना, लेट 1 माइनस एच एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच, उसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, माइनस एच इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, माइनस एच इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। हाँ, और फिर वैल्यू पुट करेंगे तो एक बार चेक कीजिए तो वैसे आ जाएगा क्या, -2 -1 आ जाएगा अगर एक्स का वैल्यू करेंगे तो। यस अनिमेश। सर डिफरेंशिएशन से किए तो एलएचडी भी तो 2 ही आ रहा था। हाँ वो ठीक है, बट मेरा पॉइंट है ना कि अगर हम यहाँ पे अभी वैल्यू सीधा पुट कर देते हैं, h की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो ये ऊपर तो 2 रह जा रहा है, नीचे 0 वाला फॉर्म बन गया, तो 2/0 अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है,
तो बट अगर हम ऐसे डिफरेंशिएट करें, आई थिंक पता नहीं क्यों स्टक नहीं कर रहा है, बिकॉज अगर हम ऐसे न्यूमरेटर को अभी डिफरेंशिएट करें LH रूल लगाकर, तो इसका डिफरेंशिएशन -2 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आएगा, तो -2 अपॉन -1 ये 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं हम लिमिट सीधा पुट नहीं कर सकते, there's something which is not getting stuck right now, इंस्टेंटली ब्लैंक हो गया हूँ, पता नहीं क्यों। बट हाँ, जो दिव्यांशु ने बोला कि अगर हम दोबारा यहाँ पे x की जगह पे वो क्या कहते हैं 1 - h, वो मुझे दिख रहा है कि हाँ, फिर उससे, बट दोबारा हमको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है। नहीं, इससे भी अभी नहीं हो रहा, बिकॉज लिमिट को चेंज करना होगा उसके अकॉर्डिंग। कहीं पे कुछ मिस आउट कर गया मैं। एक बार राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन है 4x² -3 -1 तो यहाँ जब इसको ओपन करोगे तो 4 + 4h² + 4h -1 -3। जस्ट 1 मिनट यार, अब मैं कुछ ब्लैंक हो रहा हूँ, लेट मी चेक कोई क्वेश्चन में। सर इधर तो आ ही रहा है। नहीं, इधर भी 8 नहीं आ रहा है, 8 आना चाहिए था। कुछ मिस कर रहा हूँ मैं।
सो अगर h यूज ना करके देखें, कहीं पे कुछ गलती हो रहा है, मतलब बुक्स वगैरह में तो h यूज करके ही करते हैं, एक बार बिना h यूज करके देखें। 2x + 3 गाइस, एक बार आप लोग इसको घर पे ट्राई करना इस फॉर्मूला से। आई थिंक थोड़ा सा मैं इसलिए भी ब्लैंक हो रहा बिकॉज अगली क्लास है, तो थोड़ा उसको ध्यान में रख रहा हूँ, टाइम भी खत्म हो गया है। एक बार जस्ट गो थ्रू कीजिएगा, तो कहीं पे आई एम डूइंग अ सिली मिस्टेक व्हिच आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ओनली, यही फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है और आपको सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट मेथड से लिमिट कैलकुलेट करने में कुछ गलती कर रहा हूँ, मतलब LH रूल से हो रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से हो रहा है, बट यूजिंग दिस प्रॉपर फॉर्मूला आई एम अनएबल टू सॉल्व, बिकॉज यहाँ भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन पे ये 2 निकल कर आ रहा है, तो मतलब मैं लिमिट कैलकुलेट करने में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, या आगे का स्टेप मेरे को दिमाग में हिट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कुछ गलती हो रही है मेरे से। ओके, तो it's 9:30. I'll end the session for today and I'll continue it from tomorrow from here. एक बार जस्ट इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा, आई एम श्योर दैट यू गाइस विल बी एबल टू गेट दिस, पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो आफ्टर माई क्लास गेट्स ओवर एट 1:30, अभी बैक टू बैक 1:30 तक क्लास है, तो 1:30 पे फिर मैं इसका एक बार सोल्यूशन लिखकर मैं आपको भेजूंगा। 1:30 के बाद आई विल गिव अ ट्राई अगेन, कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है। ठीक है, चलो यार, एंडिंग द सेशन, बाय एवरीवन।